नमस्कार प्रिय छात्रों, आज की कक्षा का विषय है हिंदी साहित्य का रीतिकाल। साहित्य का रीतिकाल और उपविषय है रीतिकाल की परिस्थितियाँ। रीतिकाल की परिस्थितियाँ। रीतिकाल की परिस्थितियाँ हम जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सन 1643 ईस्वी से सन 1843 ईस्वी के कालखंड को रीतिकाल कहा है। किसी युग के साहित्य को समझने के लिए अथवा उसका मूल्यांकन करने के लिए उस युग की विभिन्न परिस्थितियों तथा युगीन वातावरण को जानना आवश्यक है। कारण यह है कि युग विशेष का वातावरण इस काल की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, कला आदि सभी क्षेत्रों से उसको प्रभावित करता है। हिंदी साहित्य का रीतिकाल भी इसका अपवाद नहीं है। इस काल को भी समाज की सभी परिस्थितियों ने प्रभावित किया है। इस काल में जो घोर श्रृंगारिक काव्य लिखे गए अथवा जो साहित्य लिखा गया, उसमें भी तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियाँ बहुत कुछ उत्तरदायी हैं। हिंदी के रीतिकाल साहित्य को जिन परिस्थितियों ने प्रभावित किया वो इस प्रकार है। राजनीतिक परिस्थिति, सामाजिक, सांस्कृतिक, और साहित्यिक परिस्थिति। और साहित्यिक परिस्थितियाँ, राजनीतिक परिस्थितियाँ, सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक किसी भी काल को प्रभावित करने के लिए ये परिस्थितियाँ बहुत ही उत्तरदायी हैं। राजनीतिक परिस्थिति, राजनीतिक दृष्टि से यह काल घोर निराशा और पतन का काल कहा गया है। इससे पूर्व सम्राट अकबर ने अपने उदारवादी दृष्टिकोण से हिंदू मुस्लिम समन्वय पर बल दिया और अपने राज्य की नींव को दृढ़ किया। इसके बाद जहांगीर ने राज्य विस्तार की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया, बल्कि काव्य, संगीत और कला के विकास पर अवश्य ध्यान दिया। जहांगीर के पश्चात शाहजहां दिल्ली के शासक बने। इसके शासनकाल में भी शांति कायम रही। राजनीतिक शांति के फलरूप साहित्य में भी काफ़ी विकास हुआ। शाहजहां का काल सुख, शांति और समृद्धि का काल था, परंतु शाहजहां की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए झगड़े होने लगे। औरंगजेब ने अपने ही बड़े भाई दारा का वध कर दिया। औरंगजेब का शासन साम्राज्य विस्तार तथा धार्मिक असहिष्णुता का युग था। अतः साहित्य, कला और संगीत का पतन होने लगा।
औरंगजेब संध्या प्रवृत्ति का व्यक्ति होने के कारण आजीवन ही लड़ता झगड़ता रहा, ना स्वयं चैन से बैठा और न ही किसी और को चैन से बैठने दिया। उसकी मृत्यु के पश्चात कोई योग्य उत्तराधिकारी था ही नहीं। केंद्रीय शासन कमजोर हो गया, मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा। और जब केंद्रीय शासन कमजोर हो जाता है तो जो छोटे छोटे राज्य होते हैं वो अपने आप को स्वतंत्रता घोषित कर देते हैं। जैसे पंजाब में बंदा बिरागी, राजस्थान में राजपूत, दक्षिण में मराठे सिर उठा चुके थे। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों ने मुगल साम्राज्य को समाप्त कर दिया। उधर अंग्रेज मुगलों की असफलताओं से लाभ उठाकर अपनी सत्ता का विस्तार करने लगे। अतः हम कह सकते हैं कि इस काल ने राजनीति के उत्थान पतन में राजनीति के उत्थान पतन के कारण बहुत कुछ झेलना पड़ा। भारतीयों की आपसी फूट का लाभ उठाकर रीतिकाल के उत्तरकाल में अंग्रेज अपनी स्थिति को मजबूत बनाने लगे। मराठा और सिखों जैसी प्रबल शक्तियां भी कमजोर पड़ने लगी। परिणाम ये हुआ कि लोग जीवन के प्रति अनास्थावादी और विलास के प्रति सक्रिय हो गए। विशेषकर छोटे छोटे राजाओं और नवाबों के राज दरबार विलासिता के अखाड़े बन गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात राजनीति जो स्थिति थी इस काल की वो डगमगा गई। राजनीतिक पतन के साथ साथ इस समय नैतिक पतन भी हो गया। छोटे छोटे नवाब और सामंत नाच गाना और मदिरा पान को अपने जीवन में विशेष महत्व देने लगे। अतः हम कह सकते हैं कि ये काल नैतिक पतन की चरम सीमा पर पहुंच गया। अब है हमारा सामाजिक परिस्थितियाँ। सामाजिक दृष्टि से भी ये युग कुछ अच्छा नहीं था। यथा राजा तथा प्रजा की जो उक्ति है वो उस पर बिल्कुल खरा उतरा। राजनीतिक अराजकता के कारण सामाजिक व्यवस्था भी भंग होने लगी। छोटे छोटे सामंत और नवाब भी मुगल बादशाह की तरह पतन की ओर अग्रसर होने लगे। वेश्यावृत्ति को बढ़ावा मिलने लगा। बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा, पर्दे की प्रथा आदि कुरीतियाँ बढ़ रही थी। समाज में अंधविश्वास बढ़ रहा था। समाज में अमीर और गरीब दो वर्ग बन चुके थे। गरीबों का अत्यधिक शोषण किया जाने लगा और जो अमीर थे, जो राजा और सामंत लोग थे, पैसे के कारण या अमीर होने के कारण वो निरंतर विलास प्रिय होने लगे। आम आदमी निर्धन होता चला गया और अमीरों के नैतिक पतन पैसे के कारण हो चुका था। भक्ति भावना समाप्त हो चुकी थी। कला में भी लोग अपनी वासना पूर्ति का माध्यम बना चुके थे। कवि एवं साहित्यकार अपने आश्रयदाताओं के विलास के लिए काव्य रचनाएं रचने लगे थे। नारी को केवल भोग विलास की वस्तु माना जाने लगा। सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। रीतिकाल सांस्कृतिक परिस्थितियों के अंतर्गत हम धर्म, दर्शन, साहित्य, शिक्षा, कला आदि की चर्चा कर सकते हैं। अकबर, जागीर एवं शाहजहां की उदार नीति के कारण हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों में जो समन्वय हुआ था वह औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति के कारण छिन्न भिन्न हो गया। मंदिरों मठों में लोग अपने लोभ के कारण जाने लगे। रामकृष्ण की लीलाओं में अपनी विलास जीवन संगति खोजी जा रही थी। हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को भूल चुके थे। डॉक्टर नगेंद्र उचित ही लिखते हैं,
इस प्रकार हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्म के मूलभूत सिद्धांतों से दूर चले गए। केवल बाहरी आचरण ही धर्म पालन रह गया था। ऐसी दशा में धर्म के साथ नैतिकता का जो संबंध जुड़ा हुआ था, उससे संपन्न वर्ग एकदम दूर हो गया और विलासिता के लिए खुली छूट मिल गई। इधर विलास के साधनों में हीन वर्ग के बीच स्थिति यह हो चली थी कि कर्म और आचार के साथ आन पर अंधविश्वास ने उसके भीतर इतना घर कर लिया था कि हिंदू मंदिरों में तथा मुसलमान पीरों के तकियों जाकर मनोरथ सिद्ध करने लगे थे। यद्यपि रीतिकालीन शासक ऐश्वर्य और विलास में जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन फिर भी इस काल में कला और चित्रकला का अद्भुत विकास हुआ था। साहित्यिक स्थितियाँ। साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज का प्रभाव साहित्य पर अत्यधिक पड़ता है। रीतिकाल की साहित्यिक परिस्थितियाँ भी अनुकूल नहीं थी। भक्ति का स्थान श्रृंगार ने ले लिया था। रीतिकालीन कवि अपने आश्रयदाताओं की विलासी वृत्ति को तृप्त करने के लिए घोर श्रृंगारिक काव्य रचना कर रहा था। कला और साहित्य केवल मनोरंजन का साधन बनकर रह गए थे। इस समय का साहित्य अपने उच्च आदर्शों से गिर चुका था। अधिकांश कवि संस्कृत के आचार्यों की नकल करके लक्षण और उदाहरण ग्रंथ लिखने में लीन थे। फिर भी भूषण जैसे कवियों ने इस काल को कुछ वीर रस प्रधान काव्य भी लिखे। मुगल दरबार में अब भी फारसी भाषा प्रचलित थी, पर फारसी कवि भी अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने में लगे हुए थे। इस प्रकार काव्य और कला में प्रदर्शन की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी। रीतिकाल का जो साहित्य था वो अपनी राह से गुमराह हो रहा था। इस काल में जो साहित्यिक परंपराएं थी वो समाप्त हो चुकी थी। शासक कलाप्रिय थे, इसलिए शासकों को खुश करने के लिए कवि अपनी इच्छा अनुसार ग्रंथ लिखने लगे। उनका साहित्य लिखने का केवल एक ही मनोरथ था, धन प्राप्ति, जिस कारण साहित्य अस्त व्यस्त हो गया। इस संदर्भ में आचार्य रामचंद्र वर्मा ने लिखा है, धर्म के क्षेत्र में नैतिकता के पतन की इस युग में सौंदर्य और विलास की प्रखर भावना के जागृत हो जाने पर रीतिकाल का सर्जन ही संभव था। इस प्रकार धार्मिक परिस्थितियाँ भी इस काल की काव्य रचना के लिए उपयुक्त थी। अर्थात हम कह सकते हैं हमारे समाज की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक परिस्थितियों हमारे साहित्य पर प्रभाव पड़ता है, और जिस काल की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियाँ ही अच्छी नहीं होती, उस काल का साहित्य कैसे अच्छा हो सकता है। अतः इस काल में हमारा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सब तरह से पतन होता चला गया, और सबसे बड़ा पतन था हमारा राजनीतिक पतन। कहते हैं रीतिकाल साहित्य राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी स्थितियों में निम्न स्तर पर था।